स्वागत है आप सभी का। जैसे लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि बहुत ही जल्दी हम एक कंपटीशन की श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आज उसी का शुभारंभ। और आज सबसे पहले जो हम लोग चैप्टर ले रहे हैं वो है आपका एक व द्विविमीय गति, न्यूटन के गति के नियम तथा घर्षण बल, मतलब मोशन इन अ 1 एंड 2 डायमेंशंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बेसिक कंसेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं एक विमीय गति को। एक विमीय गति यानी 1 डायमेंशंस मोशन। और इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो वन डायमेंशन मोशन कौन से होते हैं कि वह गति जिसमें वस्तु या कण जो है निर्देश बिंदु के सापेक्ष एक ही दिशा में गति करती है। ठीक है, किसी भी एक अक्ष के प्रति अगर गति हो रही हो तो वो आपकी एक विमीय गति कहलाती है। इसके एग्जांपल्स में आप देख सकते हो कि घर्षण रहित तल पर कोई वाहन चल रहा हो, एक सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति को आप इसमें कंसीडर कर सकते हो। कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही हो, ठीक है, उसमें आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। वो सब आपकी एक विमीय गति या वन डायमेंशन मोशन कहलाती हैं। स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिर रही वस्तु की गति भी इसमें रखी जा सकती है। और सीधे से एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हो कि अगर कोई एक सीधा जो बिजली का पोल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल है या कोई सीधा पेड़ है, उसमें से कोई बंदा अगर नीचे की तरफ खिसक रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो उसकी गति आपकी वन डायमेंशन मोशन होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द्विविमीय गति के बारे में देखते हैं। तो वस्तु या कण की वह गति इसमें वह दो लंबवत दिशाओं में गति करती है। ठीक है, लंबवत दिशा में या किसी प्लेन में गति करे। कहना का मतलब कि उस प्लेन में एक्स वाई एक्सिस होनी चाहिए या वाई जेड होनी चाहिए या जेड एक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों की गति जो है, मनुष्य की जो गति किसी समतल तल पर है, वो भी आपकी 2 डायमेंशन मोशन होता है, द्विविमीय गति होती है। इसी तरह से प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो भी आपकी एक 2 डायमेंशन मोशन है। ठीक है, तो उसमें केवल 2 अक्ष होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखें आप त्रिविमीय गति को। 3 डायमेंशन मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट वैस यही है कि अब इसमें क्या होगा, कोई भी वस्तु जो गति करेगी वो 3 अक्षों के अनुदेश होगी। तीनों अक्षों में शामिल होंगी, एक्स वाई और जेड एक्सिस। ठीक है, इसमें कोई भी वस्तु जो होगी वो कण की गति किसी रेखा या तल पर निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें आपकी तीनों ही अक्ष आने का मतलब है। इसके एग्जाम्पल को आप समझ सकते हैं, पक्षी का आकाश में उड़ना, पतंग का आकाश में उड़ना। ठीक है, तो ये सब जो है आपकी त्रिविमीय गतियाँ हैं। अच्छा, इसमें ये चीज़ और बता दें कि ये वाला जो वीडियो है, ये अपना वीडियो कंपटीशन पार्ट 1 करके चला करेगा, कंपटीशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके चला करेगा। ठीक है, और उसके एक्सप्लेनेशन वीडियो और मैं समझाया करूँगा आपको बोर्ड पर ही। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज किया करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिया करेंगे और उसके लिए कुछ टाइम दिया करेंगे। और उस टाइम के अकॉर्डिंग जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहें, वो कमेंट बॉक्स में जाकर उसको रिप्लाई कर सकते हैं। आइदर फिर इसका सॉल्यूशन हम लोग उसके फर्दर आगे वाले वीडियो में दे दिया करेंगे। इस तरह से हम लोग ये काम पूरा करेंगे। और क्योंकि टाइम काफ़ी कम रहता है, 2-3 महीने मुश्किल से लगेंगे। अगर पीजीटी की तैयारी आप कर रहे हैं या टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, सभी कंपटीशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मेरा बनाने का लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आप लोग मेरे साथ रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, परवलय पथ पर गति। परवलय पथ पर जो गति है वो सीधा सा एग्जाम्पल है, सीधा उदाहरण है आपका 2 डायमेंशन मोशंस का। द्विविमीय गति का उदाहरण होता है। तो सबसे पहले परवलय मोशन या पैराबोलिक मोशन या प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग समझ लेते हैं। तो इसमें ये होता है कि कोई भी वस्तु अगर एक्स एक्सिस के साथ में दे रखी है, ठीक है, एक्सिस के साथ अल्फा कोण या थीटा कोण बनाते हुए फेंकी जाती है, तो उस वस्तु की गति जो है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि वस्तु जाए और फिर वापस लौट आए एक निश्चित समय के बाद। होता यह है कि कोई भी वस्तु अगर आप ऊपर की तरफ प्रक्षेपित कर रहे हैं तो उसमें ऊर्ध्वाधर घटक जो उस वस्तु को ऊपर की ओर ले जाता है एट द मैक्सिमम हाइट, ऊर्ध्वाधर घटक जो होता है आपका वो शून्य हो जाता है। ठीक है, 0 हो जाएगा। और 0 होने के बाद जो वस्तु है वापस नीचे आना शुरू करती है। ठीक है, और वस्तु नीचे की तरफ आ जाती है। तो इसका जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है। और ये वाला जो मोशन है वो आपका कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में और विस्तार से आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर गति के समीकरण अगर देखें तो गति के समीकरण जो गैलीलियो के समीकरण हैं, उन्हीं समीकरणों को हम लोग देखेंगे। उन समीकरणों में सबसे पहले देखा जाए कि अगर किसी गति सरल रेखा पर कोई गति हो रही है तो वहाँ पर जो मोस्टली फार्मूला लगाया जाता है वो आपका वही है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। किसी भी फॉर्मूले को आप हल्के में ना लें। ठीक है, कोई भी फार्मूला आपकी कहाँ पर सहायता कर सकता है, ये आपको समय बताएगा, टाइमिंग बताएगी। तो यहाँ पर हर एक फार्मूले को आप ध्यान से सुनते चलिए, समझते चलिए, अपने पास नोट करते चलिए। तो स्टार्टिंग इन्हीं फार्मूले से गति के समीकरण। तो u जो होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी कहलाती है, v आपकी फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग होता है, a आपका त्वरण या एक्सेलरेशन समय t। स्मॉल g कब यूज करेंगे, जब वस्तु आपकी गति कर रही हो गुरुत्व क्षेत्र के अधीन। ठीक है, और जब नीचे की तरफ गति कर रही हो तो v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। ठीक, इसी तरह से s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ यानी 1/2 जी टी स्क्वायर। एस की जगह पे एच भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हाइट की हम बात करते हैं तो एच का यूज़ किया जाता है। इसी तरह से वी स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस 2gh।
ओके। इसी तरह में सी पॉइंट में अगर देखें ऊर्ध्वाधर तल पर ऊपर की तरफ अगर गति हो रही है तो ऊपर की तरफ जाने पर माइनस क्यों लगाया है? माइनस इसलिए लगाया है कि जो वस्तु की गति है वो ऊपर की तरफ जब हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो उसकी गति लगातार क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ठीक है, तो कम होने से उसका एक्सेलरेशन कम होगा। ठीक है, उसकी गति लगातार प्रति सेकंड उसका वेग जो है वो कम होता जाएगा, और वेग कम होने से मैक्सिमम हाइट पर जब होगी तो वहाँ पर उसकी लास्ट यानी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो जहाँ भी प्लस है वहाँ पर माइनस कर दिया है, वी इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, एस इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस टू जी एच। तो इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, याद कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे हैं किसी वृत्त गति के बारे में, सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन में होता क्या है कि अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसकी गति करते समय उसकी जो त्वरण है उस पर जो जो वेग की दिशा है, ठीक है, वो लगातार परिवर्तित होती जाती है। लगातार परिवर्तन से उसका त्वरण परिवर्तित होता है। ठीक है, त्वरण परिवर्तित होने से उस पर लगने वाले बल का मान भी परिवर्तित होता जाता है। तो यहाँ पर इसको हम गति को कहते हैं वर्तुल गति या वृत्त गति या सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इसका सीधा एग्जांपल आप ले सकते हो, घड़ी की सुइयों की गति जो है वो एक वृत्तीय मोशन है। ठीक है, सर्कुलर मोशन है। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो कि अगर कोई वस्तु है उसको हमने किसी धागे में बांधकर उसे वृत्ताकार मार्ग में घुमा रहे हैं, यानी दूरी की जो लंबाई है वो उसकी रेडियस हो जाएगी। जिस वृत्त को आप बना रहे हो, जो ऊर्ध्वाधर वृत्त आपने बनाया, उस वृत्त में जो दूरी की लंबाई है उसकी रेडियस का काम करने लगती है। आगे देखते हैं। अब इसके बाद में गुरुत्व क्षेत्र में गति के सूत्र देखेंगे। फॉर्मूले फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है ना, तो इसमें पहला वाला फॉर्मूला जो आपके सामने है वो है एम कण के लिए, एम सेकंड में कण द्वारा, वस्तु भी कह सकते हो कण को, तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो उस फॉर्मूले को आप देख लें। मोस्टली फॉर्मूला ST करके दे रखा होता है। ठीक है, स्पेशल सेकंड या विशेष सेकंड में चली गई दूरी के लिए सूत्र। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है SM इक्वल्स टू यू प्लस माइनस लिया गया है। वस्तु में हो सकता है त्वरण भी हो सकता है मंदन भी हो। ठीक है, तो जब त्वरण होगा तो आप पॉजिटिव यूज करेंगे और जब माइनस होगा तो आप नेगेटिव यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पर दोनों चीजें दे रखी हैं। U इक्वल्स टू 1/2 G2m-1। बहुत सी जगह पर अगर टी मिले तो कंफ्यूज ना होइएगा, टी वे सेकंड को भी आप भी लिख सकते हैं। अगर पहला टी से याद है आपको तो वही रखिए, ST इक्वल्स टू, ठीक है, U प्लस 1/2 G2t-1। सेकंड पर आते हैं। तो U वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा अधिकतम ऊंचाई। तो यहाँ पर इस वाले जैसे ये वाला जो फार्मूला आपके पास आया है, इस फार्मूले को मैं एक्सप्लेनेशन जो देंगे इस पार्ट 1 की, ठीक है, उसमें आपको बोर्ड पर समझा देंगे। वैसे ये वाला जो इक्वेशन आपको मिली है ये आपके गति के थर्ड इक्वेशन, ठीक है, गति के तीसरे समीकरण से आपको ये समीकरण प्राप्त हुई है, जहाँ पर लास्ट वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई होगी क्योंकि वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका गया है। ओके, तो फॉर्मूला याद कर लीजिए कि एक्स मैक्सिमम कितना होता है, U²/2G होता है। थर्ड वन पे आते हैं। अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए समय कितना लगेगा भाई, तो समय का मान यहाँ पर आपने गति का समीकरण पहले वाले से निकालेंगे। पहले वाले समीकरण में सीधा पता है आपको कि उसका जो मान निकलेगा वो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए गति का प्रथम समीकरण आप यहाँ पर यूज करेंगे, V इक्वल्स टू U माइनस GT लगाएंगे और वहाँ से T का मान आप प्राप्त करेंगे। तो यही मेरे एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब है आपका ऊंचाई h प्राप्त करने के लिए वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना होगा, ठीक है ना। तो अगर ऊंचाई h प्राप्त करनी है तो अगेन यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो भी आपकी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन को भी आप कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से, वी स्क्वायर बराबर U²-2GH से। ठीक है, तो ये मैं आपका एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में क्लियर करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगर U वेग से ऊर्ध्वाधर फेंकी गई वस्तु को पुनः पृथ्वी पर लौटने में कुल कितना समय लगेगा, तो ऊपर तक जाने में कितना समय लग रहा था, उतना लग रहा था T इक्वल्स टू U/G। तो जितना जाने में लगेगा उतना ही वापस आने में लगेगा, तो इसका डबल कर दिया जाए तो डबल करते ही क्या होगा, 2U/G हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। वापस बात करते हैं हम सर्कुलर मोशन के बारे में। तो सामने वाला चित्र आपको यही बता रहा है कि अगर कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर गति कर रही है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति और क्षैतिज वृत्त में गति, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो हम कंसीडर कर रहे हैं ये है आपकी ऊर्ध्वाधर गति। और ऊर्ध्वाधर गति में ये है कि वस्तु का जो वेग होगा, ठीक है, वस्तु की चाल जो होगी वो अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होगी। जैसे इस वाले सामने वाले चित्र में आप देख पा रहे होंगे, तो बिंदु P और Q, ठीक है, दो बिंदु आपको दिखाए गए हैं, बिंदु P और बिंदु Q। ठीक है, तो बिंदु Q को बोला जाता है आपका निम्नतम बिंदु, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट, और P को बोला जाता है आपका उच्चतम बिंदु। अगर किसी वस्तु को आप धागे में बांध के लटकाकर पूरा r त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त में घुमा रहे हो, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इस बिंदु Q पर उसका वेलोसिटी अलग होगी और बिंदु P पर अलग होगी। बहुत से बच्चे खेल करते हैं, एक आपने गेम देखा होगा कि हाथ में एक पानी की बाल्टी ले ली, उस बाल्टी में पानी भर लिया और उस पानी को भरकर एक पूरे हाथ से एक पूरा राउंड लगाते हैं, और इस तरीके से राउंड लगाते हैं कि उसमें जो पानी जब उच्चतम ऊंचाई पर होता है तो पानी नीचे ना गिरे,
ठीक है, आप भी करके देखिएगा। तो उसमें ये पाएंगे कि पानी की यानी बाल्टी की जो स्पीड है, अगर आपने एक निर्धारित स्पीड से कम कर दी तो जब वो बाल्टी ऊपर की तरफ जाएगी तो उसमें से पानी नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर एक स्पीड से ज़्यादा रखी तो वो पानी नीचे नहीं गिरने वाला है। तो उस समय उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? दूसरे शब्दों में आप ये समझते हैं कि आप उस कण को कितनी स्पीड दें कि वो एक पूरा चक्कर लगा ले। तो इस स्पीड को हम बोलते हैं क्रांतिक चाल। इसको दिखाते हैं किससे? वीसी से। वीसी का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है? अंडर रूट आर इंटू जी के बराबर होता है। ठीक है, आर क्या होती है? आर इसकी रेडियस हो गई और जी आपका हो गया गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, ये आ गई आपके पॉइंट पी पर। इसको हम बोलते हैं क्रांतिक चाल या क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक इसी तरह से अगर बिंदु क्यू पर अगर पता किया जाए तो उसमें 5 और बढ़ जाता है भाई। ठीक है, अंडर रूट 5 GR हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मान हमको पता करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ लगाते हैं। एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में अगर चाहेंगे तो मैं उसको दिखा देंगे आपको। खैर, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं क्रांतिक चाल के बारे में। तो बिंदु पी पर वस्तु की चाल के लिए न्यूनतम मान को हम लोग कहते हैं क्रांतिक चाल, और दिखाते हैं किससे? वीसी से। वीसी का मान किसके बराबर होता है? अंडर रूट R इंटू जी के बराबर होता है। जल्दी से वीडियो कंप्लीट करना है, आगे बढ़ते चलिए मेरे साथ में। वृत्ताकार पथ के उच्चतम बिंदु पर पी पर जब वस्तु की चाल क्रांतिक चाल से कम होगी तो वस्तु नीचे गिर जाएगी, वस्तु पूरा चक्कर नहीं लगा पाएगी। ठीक है, और वो क्रांतिक चाल कितनी होनी चाहिए? ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर कोई निम्नतम बिंदु पर चाल, वही जैसे मैंने बताया अंडर रूट 5 GR, 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इतनी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए अगर किसी वस्तु को उस वृत्त का पूरा चक्कर लगाना है तो। ओके, इसी तरह से अगर तनाव बल की बात की जाए तो तनाव बल की बात अगर हमें करनी है तो तनाव बल का मान भी दोनों ही कंडीशन में आपको पता करना पड़ेगा। निम्नतम बिंदु पर तनाव बल कितना होगा और अधिकतम डोरी में अधिकतम तनाव बल कहाँ पर होगा और न्यूनतम तनाव बल। ठीक है, तो यहाँ पर जो निम्नतम और उच्चतम, यानी निम्नतम बिंदु पर जब वस्तु होती है तो उच्चतम तनाव बल होता है, और जब उच्चतम बिंदु पर होती है तो तनाव बल आपका क्या होता है? न्यूनतम होता है। और दोनों का डिफरेंस कितना होता है? जैसे इक्वल्स टू 6 mg के बराबर होता है। मोस्टली देखिए, एक सिंपल क्वेश्चन भी रहता है कि अगर कोई वस्तु दौड़ते समय क्यों थक जाते हैं। ठीक है, तो दौड़ते समय जब आप दौड़ते हो तो आपके पैरों पर आपकी बॉडी का 6 टाइम्स, लगभग 6 गुना भार वहाँ पर एक्टिव हो जाता है। ओके, तो यही कारण है कि हम दौड़ते समय जल्दी थक जाते हैं। तो वृत्ताकार पथ के उच्चतम बिंदु पर तनाव बल 0 होने पर निम्नतम बिंदु पर तनाव बल वस्तु के भार का 6 गुना यानी 6 टाइम्स होना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार पथ पर वस्तु की गति के लिए निम्नतम बिंदु पर वस्तु का वेग इतना होना चाहिए ताकि उच्चतम बिंदु तक पहुंचने पर वस्तु का वेग तथा तनाव बल 0 ना हो। वही बात उसने घुमाकर कह दी है। ठीक है, अब अगले वाला पॉइंट कह रहा है क्यू कि अगर कोई वस्तु है और वो हाफ साइकिल पूरा करना चाहिए। ठीक है, अर्धवृत्त को अगर पूरा करना है, ठीक है, तो उसका क्यू पर निम्नतम क्यू पर कितना वेलोसिटी होनी चाहिए? तो उसकी वो वेलोसिटी होनी चाहिए अंडर रूट 2 R G। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। बहुत से मोड़ होते हैं, मोड़ पर अगर कोई वस्तु घूम रही है तो घूमने के लिए उसको आवश्यक अवकेंद्र बल चाहिए होता है। ठीक इसी प्रकार अगर आपने कभी मोड़ पर किसी सड़क के ढलान को देखा हो तो आप ये पाएंगे कि सड़क का एक किनारा दूसरे वाले तल से कुछ ऊंचा उठा हुआ होता है। ठीक है, तो कितने डिग्री पर उठा हुआ होता है? वो सीधा एग्जाम्पल है कि अगर कोई मोटरसाइकिल वाला है, ठीक है, वो ऊर्ध्वाधर पथ में गति करने के लिए उस कितना टर्न लेगा, तो उसके लिए एंगल जो होता है वो tan थीटा इक्वल्स टू V² से निकालते हैं। तो जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ, तो यहाँ पर थीटा का मान निकाल लिया, tan इनवर्स इक्वल्स टू V²/RG। इसको हुआ तो मैं आपने एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में इसको शो करके दिखा देंगे आपको किस तरीके से मान प्राप्त होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब किन बल और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में कई बार पूछा गया कि किसी तल पर अगर कोई वस्तु चल रही है और वृत्ताकार पथ पर गति करी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा फोर्स लगता है? तो वो सबसे ज़्यादा जरूरी बल है आपका अवकेंद्र बल। इस बल के बिना कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति नहीं करेगी। यहाँ तक कि प्लेनेट यानी ग्रहों तथा उपग्रहों की भी बात करें तो वहाँ पर भी आपका अवकेंद्र बल कार्य करता है। उन ग्रहों पर भी उनके बीच में अवकेंद्र बल कार्य करता है। सेकंड पॉइंट देख लिए, जब वाहन सड़क के मोड़ से गुजरते हैं तो भी मुड़ने के लिए आवश्यक बल जो होता है वो भी आपका अवकेंद्र बल होता है। कोई वस्तु घूम रही वस्तु पर वृत्त के केंद्र की ओर अवकेंद्र बल लगने के कारण वह लगातार केंद्र की ओर गिरती हुई लगती है, और उसका जो रिएक्शन होती है, उसकी जो प्रतिक्रिया होगी वो भी आपके अवकेंद्र बल को संतुलित करेगी। इस प्रकार वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति नहीं कर सकेगी। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, घूमती हुई वस्तु पर अवकेंद्र बल के अचानक, ठीक है, बंद यानी जिस डोरी को आप घुमा रहे हो वो डोरी अचानक टूट जाए तो वस्तु किस तरफ जाएगी? तो जो वस्तु है वो वृत्त की स्पर्श रेखा की दिशा में गति करने लगेगी। तो डोरी जहाँ से भी टूटेगी उसी दिशा में वो कण गति करने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट,
तो ये आप पढ़ रहे हैं अपकेंद्र बल के उपयोग। तो जब वाहन सड़क के मोड़ से गुजरते हैं तो वाहन के पहिए व सड़क के मध्य में घर्षण बल के कारण अपकेंद्र बल ही वाहन को मुड़ने में सहायक होता है। इसी तरह से रेल पथ में भी, यानी रेल की जो ट्रैक होता है, रेल की पटरियाँ होती हैं, कहीं पर अगर ज़्यादा घुमाव है तो आवश्यक अपकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए बाहर की पटरी को अंदर वाली पटरी की अपेक्षा थोड़ा सा ऊंचा उठा दिया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और कितने एंगल से, तो वहीं वो tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी वाला फॉर्मूला काम करता है। ठीक है ना। तो ये थे आज के इस वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वही है tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। एक और ले लेते हैं, पहाड़ों पर सड़कें भी घुमावदार बनाई जाती है, वहाँ पर भी सतह ही इसी तरह से tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी मिल जाए। ठीक है, तो कारण वही रहता है, अब केंद्र बल पर्याप्त मात्रा में मिलेगा और आसानी से वो वस्तु वहाँ पर अपनी गति को पूरा कर सकेगी। ठीक है, तो यहीं पर अब आज का वीडियो यहीं पर विराम करते हैं, अगले वाले वीडियो में मिलते हैं। लगातार बने रहिए मेरे साथ में, पहला वीडियो है हम लोगों का, स्टार्टिंग का रही है। ठीक है, और भी अच्छे वीडियोज इसी तरह से बनाते रहेंगे, एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में और भी ज़्यादा क्लियर करेंगे, कोशिश करूँगा पूरा प्रयास करने की आपके साथ में। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।